हेलो दोस्तों, आज हम आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगर आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, अगर सरकारी कॉलेज पाना है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना ही होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? दोस्तों, प्रथम स्टेट में जो आता है वो पादरी वर्ग आता है। कौन आता है? पादरी वर्ग। अच्छा, पादरी हम लोग किसको कहते हैं? ईसाई धर्म का जो बाबा होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? पादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादरी कहा जाता है। तो ये प्रथम स्टेट में आता है। अब बात किया जाए कि सेकेंड स्टेट में यानी कि द्वितीय वर्ग में कौन आता है, तो सेकेंड स्टेट में आता है फ्रांस के कुलीन वर्ग। तो सेकेंड स्टेट में कौन आता है? कुलीन वर्ग आता है। कौन आता है? कुलीन वर्ग आता है। फ्रांस के कुलीन वर्ग आता है। और थर्ड स्टेट में कौन आता है? तो थर्ड स्टेट में तुम्हारा हो गया व्यापारी और किसान वर्ग। कौन आता है? व्यापारी और किसान वर्ग जो है यह थर्ड स्टेट में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो खरबूजा जो है यह जायद ऋतु का फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जायद ऋतु क्या है? दोस्तों, ऐसा फसल जिसको हम लोग फरवरी और मार्च में बोते हैं। जायद फसल का बुआई का टाइम क्या है? इसका बुआई का जो टाइम है फरवरी और मार्च है। क्या है? बुआई का टाइम क्या है? फरवरी और मार्च है। फरवरी एंड मार्च इनका बुआई का टाइम है और इनका बुआई का टाइम है। तो और 3 महीना बाद इनको क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। तो फरवरी मार्च में इसको बोया जाता है। वो जायद फसल होता है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, रबी फसल को कब बोया जाता है? तो रबी फसल को जो बोया जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। कब बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी फसल को बोया जाता है। और ये जायद फसल जो होता है दोस्तों, जायद फसल ये गर्मी के मौसम में बोया जाएगा। तो इसमें जितना ठंडा सब चीज़ होगा, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तो ये जायद फसल है, क्योंकि ये ठंडा के टाइम में होता है। तो खरबूजा भी कब होता है? ठंडा के मौसम में ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तिलहन फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे पूछ रहा है, तो वो कौन है? यूएसए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यानी अमेरिका। कौन है? अमेरिका है तिलहन फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अच्छा, और चीन किसके फसल में उत्पादन है? तो चीन जो है पेय फसल यानी कि चाय का उत्पादन में प्रथम है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाय कौन सा फसल है, तो आपको बताना चाय एक पेय फसल है। क्या है? पेय फसल है। और साथ साथ चाय एक क्या है? रोपण फसल है। क्या है? रोपण फसल है। और चाय का उत्पादन जो है भारत में द्वितीय स्थान है। चाय का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। और चीन में चाय का एक पर्व मनाया जाता है, चुनायू। कौन सा पर्व मनाया जाता है? चुनायू नामक पर्व जो है चाय के लिए मनाया जाता है। कहाँ पर? चीन में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है चाय में टेनिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टेनिन अम्ल पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। और भारत जो है अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 है। अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जब भी बात जालियांवाला हत्याकांड का होता है, तो आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, आप याद रख लीजिएगा। कई बार एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था किस गवर्नर जनरल के इशारे पर हुआ था? तो आपको बताना है जनरल डायर। क्या बताना है? जनरल डायर के इशारे पर हुआ था। जब जालियांवाला हत्याकांड जब हो गया था, तो इस हत्याकांड को जांच करने के लिए 2 कमेटी बनाया गया था। एक कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, हंटर कमेटी, और एक का नाम था तहकीकात कमेटी। एक का नाम था तहकीकात कमेटी। और इस तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष पूछेगा कौन था, तो मदन मोहन मालवीय, MMM। इसी को क्या कहते हैं? मदन मोहन मालवीय है। तो तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष ये था। जब भी क्वेश्चन पूछेगा हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी दोनों का संबंध किससे है, तो आपको क्या बताना है? जालियांवाला बाग से संबंध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार कब और कहाँ
धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम धुआं निरोधक कानून कहाँ पास हुआ था? तो 1863 में पास हुआ था। कहाँ हुआ था? अपना पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में हुआ था। आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। और विश्व में सर्वप्रथम धुआं निरोधक कानून कहाँ पास हुआ था? तो इंग्लैंड में पास हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में पास हुआ था। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो लोनार झील जो है दोस्तों, ये किस प्रकार का झील है? तो यह जो है ये क्रेटर झील है। कौन सा झील है? क्रेटर झील है। और लोनार झील को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर झील भी कहते हैं। अच्छा, ये लोनार झील पड़ता कहाँ है? तो ये लोनार झील जो है ये आपको पड़ जाएगा, कहाँ पड़ेगा? तो लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में कौन सा जगह अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है बुल्ढाना जिला में। कौन सा? बुल्ढाना जिला में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में ही क्या है? बुल्ढाना जिला में लोनार झील है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, लोनार झील जो है दोस्तों, लोनार झील, इनके बारे में आपको याद रख लेना है। अच्छा, थोड़ा लैगून झील के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैगून झील का उदाहरण है, तो लैगून झील का उदाहरण, दो गो झील आपको याद रखना है। एक है चिल्का झील। कौन सा झील याद रखना है? चिल्का झील, जो कहाँ है? भारत में है। चिल्का झील कहाँ है? भारत में है, उड़ीसा में है चिल्का झील। और आपको याद रखना है पुलकित झील। क्या रखना है? पुलकित झील, ये भी कहाँ है? भारत में है। तो दोनों झील किसका उदाहरण है? यह लैगून झील का उदाहरण है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, उत्तराखंड में पूछेगा कौन कौन सा झील है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का झील याद रखिएगा। उत्तराखंड का झील तो सात ताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, डोडीताल झील, ये सब झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो जिम्मेदार गैस था कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था। ये कब इस घटना घटा था? 1884 ईस्वी में ये घटना घटा था। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट क्या था? जिम्मेवार था। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दम घोटू गैस किसको कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करके रखिए। जितना हो सके जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और रोज़ क्लास का PDF हमारा अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहाँ से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद और वितरण के लिए जो एजेंसी जिम्मेदार है वो कौन है? भारतीय खाद्य निगम। कौन है? भारतीय खाद्य निगम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। और 1965 में और क्या हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। कौन हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? तो उपयोग के लिए जो है 0.5 में ही स्वच्छ जल है, उपयोगी के लिए जल। तो यानी कि लगभग परसेंट में अगर पूछे कितना है, तो लगभग 3 से 4% जल ही जो है जिसको पीने में यूज होता है, बाद बाकी पीने वाला जल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे शुद्ध जल होता है, दोस्तों सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे शुद्ध जल पूछेगा कौन होता है? वर्षा का जल होता है। लेकिन वर्षा का जल जो होता है ये पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण का अभाव होता है। तो वर्षा का जल क्या है? सबसे शुद्ध जल है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख डैश 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 के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? तो ये जो है विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है। किसका है? विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है।
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, ये विलुप्त प्रजाति से मैं यहाँ क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। विलुप्त प्रजाति का पता किस में लगाया जाता है, तो आपको बता रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेड डाटा बुक क्या है, तो आपको क्या बताना है, विलुप्त प्रजातियों का पता लगाने के लिए रेड डाटा बुक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो सिंगरौली जो है आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, जब भी बात कोयला को हो तो आप याद रख लीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम कोयला का खदान कब मिला था, 1814 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से मिला था, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल के रानीगंज से मिला था। कहाँ मिला था, पश्चिम बंगाल के रानीगंज से मिला था। अच्छा, सब कोयला कितना प्रकार का पाया जाता है, या कोयला का अयस्क कितना है, तो कोयला का 4 प्रकार का अयस्क है, आपको ये बात याद रखना है। कौन कौन, एंथ्रेसाइट, और सबसे अच्छा कोयला पूछेगा कौन होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। कौन होता है, एंथ्रेसाइट होता है। भारत में पूछेगा सबकी सबसे सबसे ज़्यादा कोयला कौन पाया जाता है, तो बिटुमिनस। कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस। अच्छा, बिटुमिनस को हम लोग क्या कहते हैं, मुलायम कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं, मुलायम कोयला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुलायम कोयला हम लोग किसको कहते हैं, तो बिटुमिनस को हम लोग कहते हैं। और लिग्नाइट, एबेलेपी, हाँ, पीट कोयला, सबसे घटिया कोयला पूछेगा कौन होता है, तो पीट कोयला होता है। और कोयला का कोई कोई जगह है, तो उड़ीसा, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, उड़ीसा में कोयला के लिए फेमस स्थान कौन है, तलचर। कौन है, तलचर। क्वेश्चन पूछा जाएगा तलचर का संबंध किस खनिज से है, तो आपको क्या बताना है, कोयला उत्पादन से है। तो आपको ये बात याद रहेगा। अच्छा, कर्नाटक में पूछेगा कि कर्नाटक किसके लिए फेमस है, तो कर्नाटक आपको याद रखना है कि लोहा उत्पादन के लिए कर्नाटक में एक जगह है, बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन है, बाबा बुदन की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछेगा कि बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए फेमस है, तो लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। अच्छा, कर्नाटक में दोस्तों कर्नाटक में एक जगह और है, कोलार का खान। कौन जगह है, कोलार का खान। दोस्तों कोलार का खान जो है यह सोना के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, सोना के लिए फेमस है। आपने केजीएफ मूवी देखा होगा, क से केजीएफ, क से कोलार, क से कोलार, क से कर्नाटक। आपको ऐसे याद रख लेना है। आपने केजीएफ मूवी देखा होगा, उसमें जो सोना निकाला जाता है यही कर्नाटक के कोलार के खान से ही निकाला जाता है। तो कर्नाटक में पूछेगा क्या है, कोलार का खान। इसका संबंध किससे है, आपको क्या बताना है, सोना उत्पादन से है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, झारखंड में सिंह भूमि। झारखंड में कौन है, सिंह भूमि, ये भी क्या है, कोयला के लिए ही फेमस जगह है। और मध्य प्रदेश में बालाघाट, ये मैग्नीज के लिए फेमस है। बालाघाट पूछेगा किसके लिए फेमस है, तो ये मैग्नीज के लिए फेमस है। तो इतना सारा क्वेश्चन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन से कर करके मैंने बताया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रियल आप लोग कमेंट में कर करके बताइए कि मैं रोज़ इस टाइप का क्वेश्चन मैं लाता रहूं और रोज़ प्रैक्टिस सेट भी करवाता हूं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने हमको कहाँ मिलेगा। हम लोग को पता है कि जूट का जो उद्योग है सर्वप्रथम जो लगाया गया था वो कलकत्ता के हुगली नदी के तट पर लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, कलकत्ता के हुगली नदी तट पर। क्योंकि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसी हुगली नदी के तट पर पहला जूट का फैक्ट्री लगाया गया था। पूछेगा कहाँ लगाया गया था, तो कलकत्ता में रिसरा में। कहाँ लगाया गया था, तो रिसरा एक जगह है, आपको याद रखना है, कलकत्ता के रिसरा में यहीं पर लगाया गया था। अच्छा, फिर क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम भारतीय जूट मिल पूछेगा कहाँ स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय जूट मिल भी कलकत्ते में स्थापित किया गया था। अब पूछे कब किया गया था, तो ये 1917 में किया गया था। और किसके द्वारा, तो आपको बताना सेठ हुकुमचंद के द्वारा। किसके द्वारा, सेठ हुकुमचंद, आपको याद रखना है, सेठ हुकुमचंद के द्वारा ही किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति किलोमीटर पर कितना लोग रहता है, यही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। कहने का मतलब 1 किलोमीटर में जितना लोग निवास करता है वही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार का है 1106 व्यक्ति
पर किलोमीटर ये कहाँ का है? बिहार का है। अच्छा, सबसे कम पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य का है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। क्या बताना है? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल का प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति। कितना है? तो 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति ही रहता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। सोचिए यहाँ पर कितना डर लगता होगा आदमी सबको। हम लोग बिहार में देखिए 1106 व्यक्ति रहता है, पूरा भरल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसको हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन बताइए कि आयरन लेडी इसको कहते हैं, तो आयरन मैन हम लोग किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट में ये इसका आंसर छाप दीजिए। और गरीबी हटाओ का नारा पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। और इंदिरा गांधी से संबंधित 1975 में इन्होंने आपातकाल लगाया था। क्या लगाया था? आपातकाल लगाई थी। कौन? इंदिरा गांधी ने लगाई थी। अच्छा, जिस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी उस समय भारत का पूछेगा कि राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों उस समय जो राष्ट्रपति था उसका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद। और आपातकाल जो होता है दोस्तों, ये मंत्रिमंडल के लिखित सूचना पर लगाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 40, यानी आर्टिकल 40 में पंचायती राज का वर्णन है। अच्छा, भारत में प्रथम पंचायती राज का स्थापना कहाँ किया गया था? तो आपको बताना राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान में पूछेगा कहाँ किया गया था? तो आपको बता नागौर जिला में। कहाँ किया गया था? नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में। अच्छा, किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता द्वारा लागू किया गया था। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था का भारत पंचायती राज व्यवस्था का पूछेगा कि संबंध किस अनुसूची से है? किस अनुसूची से है? तो 11वां अनुसूची। 11वां जो अनुसूची है वो किसके लिए जिम्मेवार है? पंचायती राज व्यवस्था। अच्छा, और सूची कितना है? तो दोस्तों सूची जो है टोटल 12 है। कितना है? जिसमें 11वां अनुसूची कौन है? पंचायती राज व्यवस्था। और 12वां क्या है? नगर निगम। 12वां क्या है? नगर निगम। नगर निगम है 12वां। तो पहला नगर निगम दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। कहाँ किया गया था? मद्रास में। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है 16वां नंबर का प्रश्न है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32 होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान उपचारों का अधिकार। तो यह कहाँ है? आर्टिकल 32 में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भीमराव अंबेडकर से एक क्वेश्चन और भी आप याद रख लीजिए। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो आपको क्या बताना है कि भीमराव अंबेडकर था। कौन था? भीमराव अंबेडकर था। और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है 18वां नंबर का, नीचे दिए गए देशों में किस देश में लोकतंत्र का सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है? हम लोग जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र चल रहा है।
तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत में पूछेगा कौन सा अर्थव्यवस्था चल रहा है, आपको बताना मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रहा है। कौन सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रहा है। वही इंग्लैंड में पूछेगा कौन सा चल रहा है, तो वो सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कौन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अच्छा, रूस में क्या चल रहा है, तो रूस जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कौन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अच्छा, पूंजीवादी और समाजवादी ये दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है। तो हम लोग क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी का क्या है, मिश्रण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है, तो हम लोग जानते हैं किसमें होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी लोकतांत्रिक देश में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है, तो इंग्लैंड में जो विधि का शासन, न्याय का शासन पूछेगा किसका देन है, तो ये डाइसी की देन है। किसकी है, डाइसी का देन है। अच्छा, हम लोग जो है विधि का शासन पूछेगा कि भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तब बताना इंग्लैंड। क्या बताना है, हम लोग इंग्लैंड से ही लिए हैं विधि का शासन। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व पूछेगा कहाँ से लिया गया है, दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली पूछेगा तो संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपको ये बात, अच्छा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आपातकाल पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो हमारा संविधान जो है टोटल पूछेगा कितने देशों से लिया गया है, तब आंसर आएगा 60 देश से। कितना देश से लिया गया है, टोटल 60 देश से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है, वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।